हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएस स्टडी ग्रुप। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सुदर्शन चक्र 2.0 जो कि ये कुमार गौरव सर का निकला हुआ बुक है और इसमें हम सभी चैप्टर को क्लियर करेंगे। लगभग इसमें सभी चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए इसमें कौन कौन चैप्टर है। इसमें देखेंगे हम लोग इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और ये विज्ञान। तो आज हम लोग पूरा करेंगे इतिहास को, जो कि ये 3 से 8 पेज में है और पूरा हिस्ट्री को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से आज इतिहास पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल आएगा, फिर राज्य व्यवस्था आएगा। एक एक करके सभी टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया है हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा की जो खोज किए थे वो दयाराम साहनी ने किए थे 1921 में। उसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है और हड़प्पा ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किए थे वो राखल दास बनर्जी किए थे 1922 में। अगला है लोथल। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और लोथल के जो खोज किए थे वो RS राव किए थे। कब किए थे? 1954 से 55 में किए थे। अगला है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है और कालीबंगा के जो खोज किए थे वो बीबी लाल और BK थापर दोनों ने किए थे। कब किए थे कालीबंगा की खोज? 1961 से 62 में। चलिए देखिए रोपड़ के बारे में। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है और रोपड़ की जो खोज किए थे जगदत्त शर्मा किए थे 1953 में किए थे। उसके बाद है कोटदीजी। कोटदीजी जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और कोटदीजी के खोज किए थे अबुल फजल अहमद खां। कोटदीजी की खोज फजल अहमद खां किए थे 1955 से 57 के बीच। नेक्स्ट है चूहनजोदड़ो। तो चूहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और चूहनजोदड़ो की जो खोज किए थे NC मजमूदार किए थे और कब किए थे? 1930 से 31 में। रंगपुर है जो मादर नदी के तट पर स्थित है और रंगपुर के जो खोज किए थे S वत्स किए थे। रंगपुर के खोज MS वत्स किए थे 1931 में। उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर है जो हिडन नदी के तट पर स्थित है और आलमगीरपुर के जो खोज किए थे वो जगदत्त शर्मा ने किए थे। आलमगीरपुर का खोज जगदत्त शर्मा किए थे 1958 में। उसके बाद है सूतकांगी डोर। सूतकांगी डोर है वो दास्क नदी के तट पर स्थित है और सूतकांगी डोर का जो खोज किए थे जॉर्ज डेल्स किए थे 1962 में। उसके बाद है बनवाली। तो जो बनवाली है वो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। बनावली जो है वो रंगोई नदी के तट पर स्थित है और बनवाली की जो खोज किए थे वो रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। रविंद्र सिंह बिष्ट या इसी को RS बिष्ट भी कहते हैं। बनवाली की खोज RS बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट दोनों एक ही हैं, किए थे 1973 से 74 में। और धौलीवीरा जो है मनहर नदी के तट पर स्थित है। धौलीवीरा मनहर नदी के तट पर स्थित है और धौलीवीरा की जो खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट या RS बिष्ट 1990 से 91 के बीच। चलिए अब देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो उत्तर में स्थित है वो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। नीचे ये का दक्षिण में दैमाबाद है जो पौरा नदी के तट पर स्थित है, वो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद पूर्व में जाइएगा तो आलमगीरपुर है जो हिडन नदी के तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम में सूतकांगी डोर है जो बलूचिस्तान में है, वो सूतकांगी डोर दास नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देख लीजिए
हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ और किस क्षेत्र और किस देश में हुआ है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो मूल रूप से अफगानिस्तान और भारत और सिंध प्रांत ये बलूचिस्तान में हुआ है। तो अफगानिस्तान में देख लीजिए ये हुआ है सुरतघोई और मुंडिगाक में। अफगानिस्तान में सुरतघोई और मुंडिगाक में हुआ है। वहीं बलूचिस्तान में जाइएगा तो ये सुतकांगेडोर सुतकाह हो जाएगा, बालाकोट और मेहरगढ़ हो जाएगा। वहीं सिंध में इसका जो है मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और जुदिर जुदरा है। पंजाब में अगर देखिएगा जो पाकिस्तान में स्थित है पंजाब, उसमें जाइएगा तो हड़प्पा हो जाएगा, गनेरीवाल हो जाएगा, रहमान ढेरी हो जाएगा, सराय खोला हो जाएगा और जलीलपुर और गुमला। भारत में जो पंजाब है उसमें देखिएगा तो रोपड़, संघोल और बाड़ा में इसका विस्तार है। वहीं हरियाणा में जाइएगा तो हरियाणा में बनवाली हो जाएगा, मिथातल हो जाएगा, राखी गढ़ी, बालू और कुनाल तक इसका विस्तार है। वहीं राजस्थान में देखिएगा तो कालीबंगा और पीलीबंगा में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो आलमगीरपुर और हुलास में इसका विस्तार था। चलिए इधर देख लीजिए, गुजरात में देखिएगा तो गुजरात में आपका हो जाएगा ये जो कक्ष का रण है वो धौलीवीरा हो जाएगा। इसमें धौलीवीरा, सुरकुर्दा और देसलपुर। और खंबात की खाड़ी देखिएगा तो इसमें रंगपुर, लोथल, रोजदी, कुंटासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन हो जाएगा, तेलोड़, नगवाड़ा और शिकारपुर, मेघम, भगतराव और जूनीर कुरन। चलिए देखिए अब दिया है नदियों के प्राचीन एवं नवीनतम जो नाम है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, जो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था वो बिस्तता। उसके बाद चिनाब नदी के बारे में है, तो इस चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम था, जो चिनाब नदी का पुराना नाम जो था वो अस्किनी हो जाएगा। वहीं ब्यास नदी के हो जाएगा आपका बिपाशा, और रावी नदी का हो जाएगा परुसणी, रावी नदी का हो जाएगा परुसणी, और सतलज नदी का हो जाएगा सुतुद्री, सतलज नदी का हो जाएगा सुतुद्री हो जाएगा, और घग्गर नदी का हो जाएगा दृशदती, घग्गर नदी का दृशदती या रक्षी हो जाएगा या चिंतंग दृशदती हो जाएगा। चलिए देखिए अब बौद्ध संगीति के बारे में देखते हैं। तो जो प्रमुख बौद्ध संगीति हुआ है उसके बारे में, ये जो हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ है वो राजगृह में हुआ है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। और शासक थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश से संबंधित है और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं महाकश्यप, और प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में देखिए, ये वैशाली में हुआ था 383 में। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 में, और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कालाशोक संबंधित है शिशुनाग वंश से। और द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो साबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में देखेंगे तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और उस समय शासक थे अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्तिस थे इसके अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, और तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में, पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कोंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कोंडलवन कश्मीर में हुआ था, और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ये प्रथम ईसा शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। और ये जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और कनिष्क संबंधित है कुषाण वंश से। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हैं वो वासुमित्र थे।
चलिए देखिए, अब महाजनपद के बारे में देखते हैं। तो जो महाजनपद का जो स्रोत मिलता है हम लोग को, वो अष्टाध्यायी या धार्मिक साहित्य में देखेंगे तो बौद्ध और जैन धर्म से मिलता है महाजनपद की जानकारी। तो अष्टाध्यायी में तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि है, और अष्टाध्यायी में 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। अष्टाध्यायी में 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। वहीं देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म में, तो बौद्ध साहित्य के जो अंगुत्तर निकाय है वो उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अंगुत्तर निकाय है वो बौद्ध धर्म किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। वहीं पूछ लिया जाता है कि भगवती सूत्र जो है वो किस धर्म से संबंधित था, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अब देखिए, देखते हैं महाजनपद जो थे और उनकी राजधानी, और वो जो स्थान जहाँ वो वर्तमान जो महाजनपद थे वहाँ के, उसके बारे में देखते हैं। तो पहले मगध के बारे में देखते हैं। तो जो मगध की राजधानी थी, मगध जो महाजनपद है उसका जो राजधानी थी वो गिरिब्रिज, और उसी को राजगृह कहते हैं या पाटलिपुत्र। एग्जाम में तीनों में से कोई ऑप्शन दे सकता है। और इसके जो क्षेत्र थे मगध के, वो बिहार के गया और पटना जिला आते थे। वहीं काशी में देखेंगे तो इसका जो राजधानी हो जाएगा वाराणसी। काशी का जो राजधानी हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा, और काशी का जो उसमें क्षेत्र आता है वो वाराणसी के ही आसपास का क्षेत्र आता है। उसके बारे में देखेंगे वत्स। तो वत्स में देखेंगे तो इसमें कौशाम्बी आ जाएगा। जो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद का क्षेत्र आ जाता है इसमें वत्स में। इसके बाद देखेंगे तो ये अंग जनपद, ये एग्जाम में कितना बार पूछा है, बार बार पूछता है कि अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये चंपा हो जाएगा। और ये इसका जो बिहार के ये जो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र है वो अंग जनपद में आता है। वहीं कौशल के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी श्रावस्ती, जो अयोध्या हो जाएगा, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और कौशल जो कौशल का जो क्षेत्र है वो फैजाबाद आता है। अयोध्या जो अवध के नाम से भी जाना जाता है, और फैजाबाद ये कौशल के क्षेत्र में आते हैं। वहीं देखेंगे वजी वंश के बारे में। तो वजी जो जनपद है उसके बारे में देखेंगे तो वजी की जो राजधानी थी वो विदेह या मिथिला या वैशाली थी। एग्जाम में कई बार वैशाली ही देता है ऑप्शन में कि वजी वंश की राजधानी कहाँ थी, वजी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ये वैशाली हो जाएगा। और ये जो इसका क्षेत्र है वो बिहार के वैशाली के आसपास के क्षेत्र है, जो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ी तक विस्तृत है। वहीं देखेंगे मल जो जनपद था उनकी राजधानी तो कुशीनारा हो जाएगा, कुशीनारा या पावा भी कहते हैं। और ये बिहार के जो पटना जिले के कुशीनगर और पावा के क्षेत्र में जो फैले हैं, वहीं गोरखपुर और देवरिया के क्षेत्र को कहा जाता है। इसका क्षेत्र जो है वो गोरखपुर और देवरिया में फैला हुआ था। वहीं देखिए कम्बोज के बारे में देखते हैं। तो कम्बोज में हो जाएगा राजपुर या हाटक। कभी कभी ज़्यादातर ही हाटक ही देता है कि इसकी जो राजधानी थी कम्बोज की कहाँ थी, तो वो हाटक हो जाएगा। और ये जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला था। वहीं कंधार के बारे में देखेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। जो गंधार की राजधानी थी वो तक्षशिला थी, और गंधार में जो आ जाता है वो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो आ जाता है इसमें। आगे है सूरसेन। सूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और ये सूरसेन का जो क्षेत्र था वो मथुरा के जो वृंदावन के आसपास का जो क्षेत्र थे वो थे। वहीं अस्मक के बारे में देखते हैं तो इसमें पोटन हो जाएगा या पोतली ही बार बार आता है एग्जाम में। तो अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन कोई भी दे सकता है। वहीं देखेंगे इसका जो क्षेत्र है वो गोदावरी नदी के जो आसपास के क्षेत्र है वो अस्मक के अंतर्गत आते हैं। वहीं अवंती के बारे में देखेंगे तो जो अवंती है तो अवंती दो भाग में बटी है, एक है उत्तरी अवंती और एक है दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी, और अवंती का जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी है महिष्मती।
और ये आता है आपका उज्जैन और नर्मदा का जो मध्य प्रदेश में है घाटी के क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है। वहीं मस्तक की राजधानी के बारे में देखेंगे, मस्तक जो महाजनपद है उसके बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी है विराटनगर। ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि मस्तक महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो वही विराटनगर है। और इसका जो क्षेत्र है वो राजस्थान के आसपास का है, जिससे जयपुर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा और अलवर का क्षेत्र हो जाएगा मस्तक महाजनपद के क्षेत्र में। वहीं देखेंगे कुरु के जो क्षेत्र है उसमें इंद्रप्रस्थ हो जाएगा इसकी राजधानी। और ये जो दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आते हैं। वहीं चेदी वंश, चेदी की जो राजधानी है, चेदी जो महाजनपद है उसके बारे में देखेंगे तो वो शक्तिमती हो जाएगा। इसको ही यह सोथिति भी दे सकता है, लेकिन यह नहीं देता है एग्जाम में, शक्तिमती ही देता है बार बार। यही यमुना के किनारे जो है बुंदेलखंड और झांसी के बीच का जो क्षेत्र है वही है चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। वहीं देखेंगे आगे पंचाल के बारे में, तो पंचाल का जो क्षेत्र है वही उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल में हो जाएगा कापिल्य। ये पंचाल का जो क्षेत्र है वो दो भाग में बटा है, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की जो राजधानी हो जाएगी वही छत्र हो जाएगी, और दक्षिणी पंचाल की जो राजधानी है वो काम्पिल्य हो जाएगा। वहीं इसका जो क्षेत्र देख लेते हैं, ये गंगा और यमुना के में रुहेलखंड, राजपुर या बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद के जिले इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, दिया है प्रमुख जो राजवंश है और उसकी जो राजधानी है और उसके जो संस्थापक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें दिया है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक थे वो शिशुनाग ही थे और इसकी राजधानी थी वैशाली। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्नंद और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश जो थे वो उसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग जो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र ही थी, शुंग वंश की राजधानी। और हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो राजगृह थी, और हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार। वहीं सातवाहन वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, और सातवाहन के जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। वहीं कौड़ वंश के बारे में देखेंगे तो कौड़ वंश की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र होगी, और इसके जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। कुषाण वंश के बारे में देखेंगे तो इसके संस्थापक हो जाएंगे कुजुल कडफिसिस, और इसकी जो राजधानी है कुषाण वंश की वो पुरुषपुर है। गुप्त वंश है, ये राजधानी जो है पाटलिपुत्र, और गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। वहीं हूण वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी संस्थापक थे तोरमाण। हूण वंश की जो संस्थापक थे वो तोरमाण थे, और हूणों की जो राजधानी थी वो सियालकोट में थी। वहीं वर्धन वंश के बारे में देखेंगे तो वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे, उसकी राजधानी जो थी वर्धन वंश की वो थानेश्वर थी। आगे है राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग, और इसकी राजधानी थी मानखेत। चालुक्य वंश के बारे में देखेंगे तो चालुक्य वंश की राजधानी थी मानखेत, और इसकी चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो तैलबटू थे। वहीं चालुक्य वंश के जो बदामी थे, देखिए चालुक्य वंश दो वंशों में विभाजित थी, एक चालुक्य वंश के कल्याणी था और एक चालुक्य वंश के बदामी था। तो चालुक्य के कल्याणी वंश का पूछेगा तो उसमें हो जाएगा तैलबटू, और इसकी राजधानी थी मानखेत। लेकिन चालुक्य बदामी के बारे में पूछेगा तो यही जय सिंह प्रथम हो जाएगा संस्थापक, और इसकी जो राजधानी थी वो बतापी थी। वहीं चालुक्य के जो बेंगी थे, चालुक्य के जो बेंगी वंश थे वो इसकी राजधानी थी विष्णु, उसके राजधानी थी बेंगी, और संस्थापक थे विष्णुवर्धन। होयसला वंश के बारे में देखेंगे तो इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, और इसकी जो राजधानी थी वो द्वार समुद्रम थी। आगे दिया है यादव वंश। यादव वंश के जो संस्थापक थे वो भीलम 5। यादव वंश के जो संस्थापक थे वो भीलम पंचम के भी नाम से जानते हैं इसको, और इसकी जो राजधानी थी यादव वंश की वो देवगिरी थी। वहीं कदम वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी राजधानी थी बनवासी, और इसके कदम वंश के जो संस्थापक थे मयूर शर्मन थे। वहीं काकतीय वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी जो राजधानी हो जाएगी वो
अमरकोट हो जाएगी, अमकोड। काकतीय वंश की जो राजधानी है अमकोड हो जाएगी। और काकतीय वंश के जो संस्थापक थे वो बीटा प्रथम। गंग वंश के देखिए, गंग वंश के संस्थापक थे बृहस्पति पंचम। और गंग वंश की जो राजधानी थी वो कुलाल या तलकार हो जाएगा। पाल वंश के बारे में देखेंगे तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर। सेन वंश के बारे में देखेंगे तो इसके जो संस्थापक थे वो सामंत सेन। और सामंत सेन की जो राजधानी थी वो लखनऊती थी। सेन वंश की राजधानी लखनऊती। वहीं वर्धन वंश के बारे में, बर्मन वंश के बारे में देखेंगे तो बर्मन वंश को कामरूप वंश के भी नाम से जाना जाता है। ये देखिएगा, पूछ देता है एग्जाम में कि कामरूप किस वंश से संबंधित है, वो बर्मन वंश हो जाएगा। वहीं इसकी जो राजधानी है बर्मन वंश के वो प्रज्ञा ज्योतिषपुर है। और इसके जो संस्थापक हैं वो पुष्य वर्मन थे। बर्मन वंश के संस्थापक पुष्य वर्मन। आगे देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसके बारे में देखिए तो इसका जो संस्थापक हो जाएगा वो नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। गुर्जर वंश, गुर्जर जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। और जो इसकी राजधानी थी गुर्जर प्रतिहार की वो कनौज थी। गढ़वाल वंश की जो राजधानी थी वो कनौज थी। और गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। वहीं देखेंगे चौहान वंश। तो इसके जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। और चौहान वंश की जो राजधानी थी वो अजमेर थी। आगे देखिए दिया परमार वंश। आगे देखिए दिया है परमार वंश। परमार वंश के जो संस्थापक थे वो उपेंद्र थे। परमार वंश के जो संस्थापक थे वो उपेंद्र। और इसकी जो राजधानी थी परमार वंश की वो धारा नगरी थी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। चंदेल वंश के बारे में देखेंगे तो चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। और चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो नन्हुक थे। नन्हुक थे चंदेल वंश के संस्थापक। सोलंकी वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी जो संस्थापक थे वो मूलराज। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज। और सोलंकी वंश के जो राजधानी थी वो अहिलवाड़ थी। वहीं कलचुरी वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी। और कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल। गुलाम वंश के बारे में देखेंगे तो इसके जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1206 में हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। और इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। वहीं सलू वंश के बारे में देखेंगे तो इसके जो संस्थापक थे वो नरसिंह। और इसकी जो राजधानी थी वो विजयनगर। वहीं तुगलक वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली में ही थी। तुगलक वंश की राजधानी थी दिल्ली। और इसके जो संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिजरेखा। और सैयद वंश की राजधानी थी दिल्ली। उसके बाद देखेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक। और लोधी वंश की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। उसके बाद संगम वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो विजयनगर थी। और संगम वंश के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुका थे। वहीं खिलजी वंश के बारे में देखेंगे तो खिलजी वंश की राजधानी थी दिल्ली। और खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। वहीं तलु वंश के बारे में देखेंगे तो वीर नरसिंह। तलु वंश के जो संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे। और इसकी जो राजधानी थी वो विजयनगर थी। वहीं अरविड़ु वंश के बारे में देखेंगे तो इसकी जो राजधानी थी वो तिरुमल थी। और इसकी जो संस्थापक अरविड़ु वंश के जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे। और अरविड़ु वंश के जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे। और इसकी जो राजधानी थी वो पेनुकोंडा थी। बहमनी वंश के बारे में देखेंगे तो इसके जो संस्थापक थे वो हसन गंगू थे। बहमनी वंश के जो संस्थापक थे वो हसन गंगू थे। और ये इसकी जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। गुलबर्गा में बीदर। वहीं आदिल शाही वंश जो है वो आदिल शाही वंश की जो संस्थापक थे वो आदिल शाह थे। आदिल शाही वंश के जो संस्थापक थे वो आदिल शाह थे। और इसकी जो राजधानी थी वो बीजापुर थी। वहीं निजाम शाही वंश के बारे में देखेंगे तो इसके जो संस्थापक थे वो मलिक अहमद। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद। और इसकी जो राजधानी थी निजाम शाही वंश की वो अहमदनगर थी। मुगल वंश के बारे में देखिए, इसकी जो संस्थापक थे वो बाबर थे। और जो इसकी राजधानी थी वो दिल्ली और आगरा दोनों जगह थी इसकी राजधानी। वहीं भोसले वंश जो था वो छत्रपति शिवाजी से संबंधित था। और इसकी जो संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी ही थे।
और भोसले वंश की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। आगे देखिए, इसमें दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो ये थे ए ओ हुम थे इसके संस्थापक। लेकिन इसको अगर कभी कभी क्या होता है कि ए ओ हुम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, पूरा नाम जो है तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है कांग्रेस की, वो कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुआ है 1885 में। वहीं कांग्रेस के जो गठन के संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत जो दिए थे, वो सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत दिए थे, वो इसका जो प्रतिपादक थे वो लाला लाजपत राय। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत जो दिए थे, इसका जो प्रतिपादित किए थे वो लाला लाजपत राय थे। और ये यंग इंडिया पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद देखिए षड्यंत्र सिद्धांत। षड्यंत्र सिद्धांत इसको किसने कहा था, तो वो आर.पी. दत्त ने कहा था। वहीं लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। लाइटिंग कंडक्टर सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। आगे देखिए कांग्रेस के गठन के समय वायसराय। तो जो कांग्रेस के जब गठन हुआ था, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन का कथन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इन्होंने देशद्रोही की फैक्ट्री कहा था। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही की फैक्ट्री कहा था। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन हुआ है उनके बारे में देखते हैं। तो दिया है इसमें, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में हुआ था। कब हुआ था, 1886 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था। उसके जो अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और इसमें नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। उसके बाद है 1887 का जो अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उसके बाद दिया है 1888 का जो हुआ था अधिवेशन, तो वो हुआ था इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले जो थे वो प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज बने थे। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। तो एग्जाम में पूछेगा कि लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण किस अधिवेशन में दिया था, तो वो इलाहाबाद के जो अधिवेशन था वो 1888 में, उसी में। आगे देखिए 1889 का जो अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था। 1889 का जो अधिवेशन हुआ था बम्बई में, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम वेडरबर्न थे। विलियम वेडरबर्न थे। और ये इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करने के लिए एक प्रतिनिधित्व मंडल भेजने का फैसला लिया गया था। वहीं देखेंगे आगे 1890 के जो कांग्रेस जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो फिरोज शाह मेहता थे। 1890 के जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। और पहली जो महिला स्नातक जो है कादम्बिनी गांगुली, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। जो कादम्बिनी गांगुली है वो कांग्रेस अधिवेशन को पहली बार संबोधित किया था इसी अधिवेशन में। आगे देखिए 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसको देखिए, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्ला थे। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्ला एम सायनी। और इसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था कलकत्ता के 1896 अधिवेशन में। उसके बाद है 1905 का जो बंगाल अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। और बंग भंग जो आंदोलन था उसकी आलोचना हुई थी उसी में। और 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1906 का, उसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज जो स्वशासन जो शब्द है कांग्रेस के मन से पहली बार प्रयोग किया गया था।
एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये पूछेगा एग्जाम में कि स्वराज शब्द जो हुआ था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार प्रयोग किया गया था, वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये VVI है। आगे है 1907 के जो सूरत अधिवेशन है। तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन है तो उसकी जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी। और इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल और गरम दल में। उसके बाद देखिए 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित विशन नारायण धर थे। पंडित विशन नारायण धर। और 1911 है कलकत्ता अधिवेशन, उसी में जन गण मन पहली बार गाया गया था। तो एग्जाम में पूछता है कई बार कि जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 के। वहीं देखिए 1916 का अधिवेशन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और अंबिका चरण जो मजूमदार थे वो इसकी अध्यक्षता किए थे। अंबिका चरण मजूमदार जो अध्यक्षता किए थे। और इसमें जो नरम दल है और गरम दल का समझौता हो गया था। नरम दल और गरम दल का फिर से समझौता हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। और तिलक ने जो है, जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो इसी में अपना नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे देखिए 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन है तो इसकी जो अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट ने किए थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे वो एनी बेसेंट थे। आगे देखिए 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है उसके बारे में। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो सी विजय राघवाचार्य। और इसमें जो है कांग्रेस ने पहली बार देशीय रियासतों के प्रतिनिधित्व की घोषणा की थी। 1920 के जो अधिवेशन हुआ था उसमें विशेष अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था तो वो इसके जो अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। और असहयोग आंदोलन की स्वीकृति मिली थी। असहयोग आंदोलन की जो स्वीकृति है वो मिली थी 1920 के अधिवेशन में। ये कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन रखा गया था। आगे देखिए 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था ये VVI है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था तो इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे। और एकमात्र जो कांग्रेस अधिवेशन था इसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद देखिए कानपुर का जो 1925 में अधिवेशन हुआ था, 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था इसमें सरोजनी नायडू जो थी अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। और सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है वो सरोजनी नायडू थी। उसके बाद देखिए 1927 का जो मद्रास में हुआ था उसके जो अध्यक्ष हुए थे M.A. अंसारी। M.A. अंसारी जो थे 1927 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसमें पूर्ण संवैधानिकता की मांग की गई थी। और साइमन जो कमीशन था उसका बहिष्कार जो हुआ था उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है ये VVI है। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है इसके जो अध्यक्षता किए थे वो जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। एग्जाम में पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो ये लाहौर अधिवेशन जो था 1929 का उसमें। आगे दिया है 1931 और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ करने की अनुमति भी मिली थी। इसमें जो है ये देख लीजिए लाहौर का जो अधिवेशन है 1929 का, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था। और इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी अनुमति मिली थी। 1931 का जो कराची अधिवेशन है, कराची का अधिवेशन जो हुआ था 1931 साल, उसमें देखिए स्वराज वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे। और इसमें जो है वो मूल अधिकार का प्रस्ताव जो है गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ था। मूल अधिकार का जो प्रस्ताव पास हुआ था और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन हुआ था। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और ये जवाहरलाल नेहरू ने
समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की जो समस्या है उसको हल करने की कुंजी बताया था। 1937 के जो फैजपुर अधिवेशन है ये भी VVI है और ये पूछता है, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। फैजपुर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे 1937 के वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, गांव में हुआ था, ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था फैजपुर। उसके बाद देखिए दिया है इसमें 1938 का जो हरिपुरा है, हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। बिहार SI में पूछा गया क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो हरिपुरा के थे, हरिपुरा अधिवेशन में। और इसमें जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। आगे देखिए 1939 के जो त्रिपुरी अधिवेशन है उसके जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे। यानी जो 1938 में हरिपुरा में और 1939 में जो त्रिपुरी में हुआ था वो दोनों के जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी गांधी जी से इनका विवाद हो गया था त्रिपुरी अधिवेशन में और गांधी जी के विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और तत्पश्चात तुरंत ही राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था त्रिपुरी अधिवेशन में। आगे देखिए 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे APJ अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद थे वो रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसके अध्यक्ष थे और लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पर बने रहे 1940 से 45 तक। आगे देखिए 1946 जो 1946 का मेरठ जो अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मेरठ के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी और ये आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। आज़ादी के समय जो अध्यक्ष थे उसमें JB कृपलानी थे। पूछेगा एग्जाम में कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो JB कृपलानी थी। आगे देखिए 1948 का जो अधिवेशन है वो जयपुर में जो हुआ था राजस्थान। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर पताभी सीतारमैया थे और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था वो जयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था। आगे देखिए दिया है कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उनके बारे में। तो ये जो है पंचतंत्र के जो लेखक है वो विष्णु शर्मा है और मृच्छकटिकम के जो लेखक है वो शूद्रक हैं। कादम्बरी के जो लेखक है वाणभट्ट है और भागवत गीता और महाभारत ये दोनों वेद व्यास लिखे हैं। उसके बाद अष्टाध्यायी जो है तो इसको जो लिखे हैं वो पाणिनि, वो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों इनको ही कहा जाता है। उसके बाद देखिए मेघदूत। मेघदूत के जो लेखक थे वो कालिदास और 10 कुमार चरित्रम के जो लेखक थे वो दंडी थे। 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी। वहीं बुद्ध चरित्र के जो लेखक थे वो अश्वघोष थे। वहीं गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। शहनामा के लेखक थे फिरदौसी। शहनामा के लेखक फिरदौसी थे और हुमायूं नामा के लेखक थे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम थे हुमायूं नामा के लेखक। उसके बाद देखिए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के जो लेखक थे वो कलहर थे और इसके बारे में कश्मीर के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए पद्मावत। तो जो पद्मावत है उसकी लेखक जो है मलिक मोहम्मद जायसी और आईने अकबरी जो लिखे थे और अकबरनामा जो लिखे थे अबुल फजल। आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों पुस्तक लिखे थे अबुल फजल। वहीं किताब उल हिंद जो पुस्तक लिखे थे वो अलबरूनी लिखे थे और तुजुक ए बाबरी जो बाबरनामा के जो लेखक है वो बाबर। गीतांजलि के देखेंगे तो गीतांजलि के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं भारत भारती के लेखक थे मैथिली शरण गुप्त। लाइफ डिवाइन ऐसे जौन गीता के लेखक थे अरविंद घोष।
आगे देखते हैं, कमायनी के जो लेखक थे वो जयशंकर प्रसाद थे। कमायनी, आंसू और लहर, कमायनी थी, आंसू और लहर, ये तीनों पुस्तक के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। उसके बाद देखिए, गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये सभी के लेखक थे प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र लेखक थे गोदान, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया पुस्तक था। उसके बाद देखिए, गीता रहस्य, जो गीता रहस्य है, आकर्टिक होम ऑफ द वेदाज, गीता रहस्य और आकर्टिक होम ऑफ द वेदाज, इस पुस्तक के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक। वहीं देखेंगे हिंद स्वराज के बारे में, तो ये 1909 में प्रकाशित की गई थी। ये एग्जाम में पूछता है कि हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ था, 1909 में हुआ था और इसके लेखक थे महात्मा गांधी। आगे देखिए, द इंडियन स्ट्रगल, जो ये आत्मकथा है, इंडियन स्ट्रगल जो है वो आत्मकथा है और इसके लेखक थे सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए, दिया है प्रमुख जो युद्ध है उनके बारे में, जो युद्ध है और जो वर्ष है और किन के बीच हुआ है। तो देखिए, दशराज युद्ध है, 10 राज जो युद्ध हुआ था वो वैदिक काल में हुआ था और ये जो सुदास थे और जो 10 राजाओं का जो संघ था उसके बीच में हुआ था और इसमें सुदास की विजय हुई थी, सुदास की विजय हुई थी। वहीं हाईडे स्पीड जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी पे हुआ था और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके जो ये जो हुआ था सिकंदर और पोरस की जो सेना थी उसके बीच में हुआ था, तो सिकंदर की इसमें जीत हुई थी। वहीं कलिंग युद्ध के बारे में देखेंगे तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, जो अशोक की जीत हुई थी और कलिंग युद्ध के समय ही इन्होंने धर्म घोष को अपना लिया था। आगे देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीत दर्ज की थी। वहीं तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हार गए थे और तराइन का युद्ध जो हुआ था द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। वहीं चंदावर का जो युद्ध है उसको 1194 ईस्वी में हुआ था। चंदावर का जो युद्ध था वो 1194 में हुआ था और इसमें चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। आगे देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था और ये बाबर ने किया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने भारत पर सबसे मतलब 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। वहीं खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। वहीं तालीकोटा की जो युद्ध था वो राक्षस तगड़ी युद्ध के भी नाम से जाना जाता है और ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। जो दक्कनी जो सल्तनतें थी वो विजयनगर के जो सल्तनतें थी इसमें जीत हुई थी, विजयनगर की दक्कनी सल्तनतों की जीत हुई थी इसमें। वहीं देखिए, पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 में हुआ था। ये 23 जून हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था पलासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के जो सेना थे और उसके बीच हुआ था, तो इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई थी। वहीं पानीपत का तृतीय युद्ध देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की युद्ध जो है वो जीत हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। वहीं बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में जो थे वो अंग्रेज और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में वो अंग्रेज और ये संयुक्त सेना थी मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की, जो हार गई थी और अंग्रेज जीत गए थे बक्सर के युद्ध में। वहीं देखिए, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध के बारे में बात करते हैं तो प्रथम आंग्ला मैसूर जो युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज और हैदर अली, ये इसमें
अणित हो गए थे। मतलब इसका आगे देखिए, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। वहीं तृतीय आंग्ला मैसूर मराठा युद्ध जो हुआ था, तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध वो हुआ था 1817 से 1819। तृतीय आंग्ला जो मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 में अंग्रेज वो मराठा, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। आगे देखिए, प्रथम आंग्ला जो सिख युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज और सिख के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। वहीं द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 में अंग्रेज और फिर सिख के बीच, जिसमें फिर अंग्रेजों ने जीत प्राप्त की थी। वहीं आगे देखिए, अंग्रेज मराठा के जो संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां जो हुई थी उसके बारे में देखते हैं। तो जो सूरत की जो संधि हुई थी वो रघुनाथ वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उनके बीच हुई थी 1775 में। वहीं पुरंदर की संधि जो हुई थी वो माधव राय नारायण और अंग्रेज के बीच हुई थी 1776 में। वहीं बड़गाम की जो संधि हुई थी माधव नारायण और अंग्रेज के बीच हुई थी 1779 में। सालाबाई की जो संधि हुई थी वो 1782 में हुई थी माधव नारायण और अंग्रेज के बीच। वहीं जो बेसिन की संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था बेसिन की संधि 1802 में। आगे देखिए, देवगांव की जो संधि हुआ था वो भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था। देवगांव की जो संधि हुई थी वो भोसले और अंग्रेज के बीच हुआ था 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि हुआ था, सुरजी अर्जुन गांव की संधि वो सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था 1803 में। राजपुर घाट की जो संधि हुआ था राजापुर घाट की जो संधि हुआ था वो होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था, वो हुआ था 1804 में। नागपुर की संधि हुआ था 1816 में, नागपुर की संधि 1816 में हुआ था। वहीं ग्वालियर की संधि की बात करें तो वो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था 1817 में। पूना की जो संधि हुआ था वो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था 1817 में। यानी ग्वालियर की संधि और पूना की संधि 1817 में ही हुआ था। आगे देखिए, जो मंदसौर की जो संधि है वो होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। मंदसौर की संधि ये 1818 में हुआ था। उसके बाद देखिए, काकापुर जो है, कंकापुर की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1769 में माधवराव और जनोजी के बीच। सगोला के जो संधि हुआ था वो बाजीराव बालाजी और राजाराम द्वितीय के साथ हुआ था 1750 में। राक्षस भुवन की जो संधि हुआ था वो माधवराव और हैदराबाद के निजाम के बीच, और ये 1763 में हुआ था। आगे देखिए, जो झलकी संधि है, झलकी संधि हुआ था 1752 में। आगे देख लेते हैं, प्रमुख सामाजिक धार्मिक संगठन के बारे में दिया है, जो इसके संस्थापक थे उसके बारे में। तो जो आर्य समाज है इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी बम्बई में, और इसके जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती। वहीं ब्रह्मा समाज की जो स्थापना हुआ था वो 1828 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में बंगाल में हुआ था, और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय। वहीं आदि ब्रह्म समाज के बारे में कहेगा तो इसकी स्थापना 1866 में हुआ था कलकत्ता में, और आदि ब्रह्म साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। वहीं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे तो इसके जो स्थापना हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था 1866 में, और इसके जो अध्यक्ष, इसके जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन थे। आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो 1814 में हुआ था। आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो 1814 में हुआ था बंगाल में, और इसके जो संस्थापक थे वो राजाराम मोहन राय।
वहीं प्रार्थना समाज जो हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम और पांडुरंग और रनाडे थे। आत्माराम, पांडुरंग और रनाडे थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। वहीं वेदांत सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था 1896 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे वेदांत सोसाइटी के संस्थापक। उसके बारे में देखते हैं आगे। रामकृष्ण मिशन, इसके जो स्थापना हुआ था वो 1897 में हुआ था। और रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना हुआ था वो कलकत्ता में। और रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो स्वामी विवेकानंद। तत्वबोधनी सभा के बारे में देखिए। इसकी जो स्थापना हुआ था 1839 में कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और तत्वबोधनी सभा के जो संस्थापक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर। वहीं थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की। आगे देखिए सरदा सदन। सरदा सदन का जो स्थापना हुआ था वो 1889 में हुआ था। और इसके जो ये कहाँ हुआ था? सरदा सदन की स्थापना महाराष्ट्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे रामाबाई। आगे देखिए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुआ था 1873 में महाराष्ट्र में हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फुले। वहीं वेद समाज के बारे में देखेंगे तो स्थापना हुआ था 1864 में। वेद समाज की जो स्थापना हुआ था 1864 में मद्रास में हुआ था। और वेद समाज के जो संस्थापक थे वो केसरी धरालू नायडू थे। आगे देखिए दिया है मद्रास हिंदू समिति। मद्रास हिंदू समिति का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1904 में। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। मद्रास हिंदू समिति के स्थापना और किसने किया था? एनी बेसेंट ने। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन की जो स्थापना हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था। ये कदियान पंजाब में हुआ था अहमदिया आंदोलन। और उसके बाद उसके जो संस्थापक थे वो गुलाम अहमद थे। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे गुलाम अहमद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था 1905 में हुआ था महाराष्ट्र में। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वहीं देखिए अलीगढ़ एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था अलीगढ़ में। और इसकी जो संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खां थे। यंग बंगाल आंदोलन जो हुआ था वो 1831 में हुआ था बंगाल में ही। और इसके जो संस्थापक थे वो हेनरी डेजेरियो थे। आगे देखिए धर्मसभा। धर्मसभा जो है वो 1830 ईस्वी में हुआ था। धर्मसभा के जो स्थापना हुआ था 1830 में बंगाल में हुआ था। और धर्म समाज के जो सभा के जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव थे। राधाकांत देव धर्म सभा के जो संस्थापक थे। वहीं सेवा समिति की जो स्थापना हुआ था 1914 में हुआ था इलाहाबाद में। सेवा समिति के स्थापना हुआ था 1914 के इलाहाबाद में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति के अध्यक्ष थे हृदयनाथ कुंजरू। आगे देखिए पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक जो सभा हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में हुआ था पूना में ही। और इसके जो अध्यक्ष थे वो संस्थापक थे जो वो गोविंद रनाडे। चलिए आगे देखते हैं भारतीय इतिहास के जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी को मराठी में और मराठा को अंग्रेजी में पत्र लिखा था। समाचार जो पत्र है केसरी वो मराठा में है जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और मराठा को जो है वो अंग्रेजी में लिखा था वहीं बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं न्यू इंडिया जो है वो बिपिन चंद्र पाल ने लिखा था।
वहीं पंजाबी जो समाचार पत्र है वो लाला लाजपत राय का है। वहीं संध्या के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने इसको प्रकाशित किया था। वंदे मातरम के जो है वो अरविंद घोष किए थे। युगांतर के जो थे वो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने किए थे। वहीं भारत माता के जो समाचार पत्र है वो अजीत सिंह ने इसका प्रतिपादन किया था। और उसके बाद देखिए सर्कुलर ए आज़ादी के जो किए थे वो रामनाथ पुरी किए थे। वहीं फ्री हिंदुस्तान जो लिखे थे वो तारकनाथ दास का इसको प्रकाशित किए थे, फ्री हिंदुस्तान को। आगे देखिए कॉमनवेल्थ ये साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके जो संस्थापक थे वो एनी बेसेंट थे। और न्यू इंडिया ये दैनिक थी। न्यू इंडिया जो थी वो दैनिक थी, एनी बेसेंट ने ही इसका प्रतिपादन किया था। वहीं संजीवनी पत्रिका के बारे में देखेंगे तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। वहीं बंगाली जो पत्रिका है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है और स्वदेशी जो है वो अश्विनी दत्त का है। उसके बाद देखिए द इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है प्रकाशित किया गया था 1903 में और इसको प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने। आगे देखिए मोहम्मद अली जो जीना थे, द कॉमरेड जो था वो मोहम्मद अली जीना का जो पत्र था, पत्रिका था। वहीं हरिजन के बारे में बात करेंगे तो ये महात्मा गांधी का था। आगे देखिए दिया इसमें प्रमुख जो वचन है, नारे हैं, उसके बारे में देखते हैं तो ये करो मरो का जो नारा दिया था और भारत छोड़ो का, ये दोनों दिए थे महात्मा गांधी ने। वहीं तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। उसके बाद दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। उसके बाद देखिए जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद, ये तीनों का जो नारा दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। उसके बाद देखिए साइमन जो कमीशन है वापस जाओ, वो लाला लाजपत राय ने इसका नारा दिया था। वहीं जय जवान जय किसान के बारे में देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। और जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये नरेंद्र मोदी का नारा है। आगे देखिए संपूर्ण क्रांति और ये नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। उसके बाद देखिए जो वेदों की ओर लौटो, इन्होंने दयाराम सरस्वती ने इसका नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उसके बाद देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो भगत सिंह ने दिए थे। सत्यवादी जो साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने ही कहा था। उसके बाद देखिए जय जगत का जो नारा दिए थे वो विनोबा भावे ने ही दिए थे। उसके बाद देखिए वंदे मातरम जो है उसके जो लिखे हैं उसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उसके बाद देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल का नारा है। वहीं देखिए आगे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार का जो नारा दिए थे वो बाल गंगाधर तिलक दिए थे। और फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। उसके बाद देखिए पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए दिया है प्रमुख जो सूफी सिलसिले एवं भारत में उनके जो संस्थापक थे उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो चिश्ती जो सिलसिला है, इसके जो संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और इसका स्थान जो है अजमेर। वहीं सुहरावर्दी जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक थे और इसके जो स्थान है वो मुल्तान में है। वहीं कादिरी का जो संस्थापक है वो शाह नियामतुल्लाह है, वो बिहार में है। और देखिए फिरदौसी के बारे में देखेंगे तो ये शेख बदरुद्दीन सरमदकंदी हो जाएगा, ये बिहार में है। वहीं नक्शबंदी जो सिलसिला है उसके जो संस्थापक हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह है और यह स्थान जो है वो उच्छ में है। वहीं सत्तारी मतलब सुहरावर्दी से प्रभावित जो होता है, तो ये शाह अब्दुल्ला सत्तारी ने इसका जो स्थापना किया था वो जौनपुर में है। आगे देखिए दिया है कि नोट जो है भारत में आगमन का जो क्रम है वो पहले चिश्ती, उसके बाद सुहरावर्दी और उसके बाद फिरदौसी, उसके बाद देखिए सतारी और उसके बाद कादरी और उसके बाद नक्शबंदी था। ये क्रम आपको दे दिया गया है, कभी कभी एग्जाम में क्रम में भी क्वेश्चन पूछ देता है सजाने के लिए।
उसके बाद देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं वैष्णव संतों द्वारा वैष्णव मतों की जो स्थापना है वो कौन कौन किया है। तो ये देखिए जो शंकराचार्य हैं वो स्मृति संप्रदाय के संस्थापक जो थे ये शंकराचार्य थे। वहीं श्री संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो जो थे रामानुज। वही शौनक संप्रदाय के जो थे संत जो वो निम्बाकाचार्य थे। वहीं ब्रह्म संप्रदाय के जो देखेंगे तो ये माधवाचार्य हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए इसका जो मत है शंकराचार्य का वो अद्वैतवाद है। रामानुज का जो मत है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। निम्बाकाचार्य का जो मत है वो द्वैताद्वैतवाद है। और माधवाचार्य का जो सिद्धांत है वो है द्वैतवाद। माधवाचार्य का जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद है। और शंकराचार्य का जो ये हुआ था समय जो था 8वीं शताब्दी में, और रामानुज का जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी में। और जो शौनक संप्रदाय है इसको 12वीं शताब्दी में, और ब्रह्म संप्रदाय जो है वो 13वीं शताब्दी में। आगे दिया है 1857 के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, 1857 के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे उनके बारे में दिया गया है। तो ये दिया गया है कि मतलब दिल्ली से जो आपका जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली से भाग लिया था। बहादुर शाह और बरकत खां ये दोनों ने दिल्ली से ही इसका नेतृत्व किया था। और ये 11 और 12 मई 1857 को क्रांति दिल्ली में स्टार्ट हुई। और ये जो है विद्रोह को दबाने के लिए जॉन निकलसन और हडसन को भेजा गया था। आगे देखिए लखनऊ जो है वो अवध जो स्थान है वहाँ से जो भाग लिए थे वो बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कदर ने भाग लिए थे। और लखनऊ से जब क्रांति स्टार्ट हुआ था वो 30 मई 1857 को हुआ था। और लखनऊ की जो क्रांति है उसको दबाने के लिए हेवनलॉक और आउटरम कॉलिन कैंपबेल को भेजा गया था। आगे देखिए कानपुर से जो भाग लिए थे वो नाना साहब लिए थे। और कानपुर में जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ था 4 जून 1857 को। और कानपुर के जो विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था वो कैंपबेल और आउटरम को भेजा गया था। उसके बाद देखिए आगे जो झांसी है और झांसी से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। और झांसी में जो क्रांति स्टार्ट हुआ था वो 4 जून 1857 को हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया था। वहीं इलाहाबाद के बारे में देखते हैं तो इलाहाबाद से जो भाग लिए थे वो मौलवी लियाकत अली ने भाग लिया था। और जो इलाहाबाद में जो स्टार्ट हुआ था वो 6 जून 1857 को हुआ था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए नील को भेजा गया था, जनरल नील को भेजा गया था। वहीं आरा के बारे में बात करेंगे तो ये बिरकुहर सिंह भाग लिए थे। और अमर सिंह जो अमर सिंह है बिरकुहर सिंह का भाई थे और इन्होंने भाग लिया था। और आरा से जो क्रांति स्टार्ट हुआ था जगदीशपुर वो हुआ था 12 जून 1857 से। और इस विद्रोह को दबाने के लिए विंसेंट आयर और विलियम टेलर को भेजा गया था। वहीं बरेली के बारे में बात करेंगे तो खान बहादुर, बरेली के बारे में बात करें खान बहादुर खान। और बरेली में जो स्टार्ट हुआ था विद्रोह वो जून में हुआ था 1857 में। और इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर विंसेंट आयर को भेजा गया था। वहीं फैजाबाद के बारे में बात करेंगे तो मौलाना अहमदुल्ला शाह को वहाँ से नेतृत्व किए थे। और ये जून में ही स्टार्ट हुआ था फैजाबाद में भी। और जनरल रेनॉल्ड को दबाने के लिए भेजा गया था विद्रोह को, जनरल रेनॉल्ड। आगे देखिए दिया गया है गवर्नर जनरल और उनकी विशेषता के बारे में। तो दिया गया है प्रथम गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिंग। ये इसका जो शासनकाल था 1828 से 35। और विलियम बेंटिंग के समय जो कार्य हुआ था उसके बारे में देख लीजिए। तो इसमें जो कार्य हुआ था वो भारत का जो ये प्रथम गवर्नर था और उसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो सती प्रथा को किसने समाप्त किया था तो भारत में हो जाएंगे तो राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। और इन्होंने दोनों ने मिलकर किया था। और इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं का सती होना अवैध घोषित कर दिया गया। यानी सती प्रथा का जो है वो अंत कर दिया गया 1829 में।
और कभी कभी धारा पूछ लेता है तो ये धारा 17 के द्वारा। आगे देखिए दिया है चार्ल्स मेटकॉफ। तो जो चार्ल्स मेटकॉफ का जो शासनकाल था वो 1835 से 36 ही था, 1 साल के लिए। और ये चार्ल्स मेटकॉफ जो था वो समाचार पत्रों से जो है प्रतिबंध हटा दिया था। इन्होंने क्या किया था, इस समाचार पत्रों से जो प्रतिबंध लगा था वो हटा दिया था, जिनके कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को ही कहा जाता है। आगे देखिए जनरल ऑकलैंड के बारे में। तो इनकी जो शासनकाल थी वो 1836 से 42 थी और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक जो रोड है जो शेरशाह सूरी ने जिसका निर्माण करवाया था, तो मरम्मत इन्होंने ही करवाई थी 1839 में दिल्ली से कलकत्ता तक। आगे देखिए दिया है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, तो इसका जो कार्यकाल था वो 1842 से 44 था और इन्होंने जो है 1843 में एक्ट 5 के द्वारा, एक्ट जो अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन को लागू किया था। दास प्रथा उन्मूलन को कानून को लागू किया था और इसके कुशलता अमीयता की नीति का पालन किया था और इसके द्वारा रविवार का अवकाश शुरू किया गया था। तो एग्जाम में पूछता है कि जो रविवार का अवकाश है वो किसके शासनकाल में स्टार्ट किया गया था, तो वो हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में 1842 से 44 के बीच। आगे देखिए लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो इन्होंने, इसका जो शासनकाल था वो 1844 से 48 था और इसके द्वारा जो नरबलि प्रथा है और नरबलि प्रथा से ये मुक्त किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। इन्होंने कैंपबेल को नियुक्त भी किया था, मतलब इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग ने जो है नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कैंपबेल को नियुक्त की थी। और लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखिए, ये 1848 से 56। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट कार्यकाल भी पूछ लेता है, तो कार्यकाल भी आप लोग याद कर लीजिए। लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था और जो शासनकाल था वो 1848 से 1856 था और इन्होंने भारत में पहली बार जो है वो ट्रेन चलवाई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार भारत में ट्रेन चलाई गई थी जो बॉम्बे से ठाणे के बीच थी और जिसकी जो दूरी थी वो 34 किलोमीटर चलाई गई थी रेलगाड़ी। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देखिए और क्या क्या हुआ। लॉर्ड डलहौजी जो है, डलहौजी को भारतीय रेल का जनक भी माना जाता है। और 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित भी हुआ था, वो लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाया था। 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट का पारित हुआ था इसके ही शासनकाल में। और 1853 में जो आगरा में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की गई थी, बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत कलकत्ता में की गई थी लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 1853 में। वही शिक्षा के सुधार में भी इन्होंने 1854 में वुड डिस्पैच नीति को लागू किया था, जिसके तहत प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा का उद्देश्य था कि मतलब एक समान शिक्षा दिया जाए। वहीं देखिए आगे दिया है 1854 में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इन्होंने 1854 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और आधुनिकीकरण भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक है वो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में लॉर्ड डलहौजी को जाना जाता है। आगे देखिए दिया है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वो 1856 से 62 था और इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय दंड संहिता 1861 तथा फौजदारी विधि संहिता का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था। और 1861 ईस्वी के जो भारतीय परिषद अधिनियम है एवं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, जो बम्बई और मद्रास एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और ये लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुआ था।
आगे दिया है लॉर्ड एल्डिंग, लॉर्ड एल्गिन, इसके शासनकाल में ये बहावी आंदोलन का दमन किया था, बहावी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एल्गिन ने, और इसका शासनकाल था 1862 से 63 के बीच। उसके बाद देखिए जॉन लॉरेंस के बारे में, तो ये 1863 से 69 के बीच इसका शासन था, और इन्होंने 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम सामुद्रिक टेलीग्राफ सेवा शुरुआत की थी। भारत और यूरोप के बीच पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी, वो जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। वहीं लॉर्ड मेयो के बारे में देखिए 1869 से 72 के बीच शासनकाल था लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 72 के बीच, और इन्होंने 1872 में भारत में प्रथम जनगणना, जो भारत में जो प्रथम बार जनगणना हुआ था पहली बार, वो लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में हुआ था। और भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का भी जनक लॉर्ड मेयो को माना जाता है, विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है वो लॉर्ड मेयो को माना जाता है। आगे देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में, तो इसका जो शासन जो कार्यकाल था वो 1872 से 76 के बीच था। इसके समय में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ था? 1872 में नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। इसका जो कारण था कि अंतर्जातीय जो विवाह है वो मान्यता दी गई थी, मतलब कोई भी किसी भी जात में शादी कर सकता है। और इसके बारे में एक और हुआ था, पंजाब में जो कुका विद्रोह हुआ था 1872 में, इसके जो नेता थे वो राम सिंह कुका थे, और इसी के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए लॉर्ड लिटन के बारे में, तो लॉर्ड लिटन की जो है 1876 से 80 के बीच शासनकाल है, और ये साहित्यकारों में इसने ओवन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है। वहीं इसने रिचर्ड स्ट्रेजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। और लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित पर जो था प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जो वर्नाकुलर एक्ट है 1878 में, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था लॉर्ड लिटन ने। उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन के शासनकाल के बारे में, तो 1880 से 84 लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल है 1880 से 84 है। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये भारत में उदार के रूप में जाने जाते हैं। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई। नियमित जनगणना की जो शुरुआत है वो लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में हुआ था 1872 में, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि 1881 में नियमित जनगणना करवाया था लॉर्ड रिपन ने। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम भी इन्होंने ही लाया था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन ने ही लाया था, और 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त किसने किया था? पूरी तरह से लॉर्ड रिपन ने। और इन्होंने ही सिविल सेवा में जो है परीक्षा की जो प्रवेश की जो आयु है 19 से 21 वर्ष बढ़ाकर कर दिया था, और इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है लॉर्ड रिपन को। अब देखिए लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के बारे में देखेंगे, तो लॉर्ड डफरिन का जो शासन था वो 1884 से 88 के बीच था, और इन्होंने 1885 ईस्वी में ए ओ हुम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन था, और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे देखिए लॉर्ड लैंसडाउन, ये इसका जो शासनकाल था 1888 से 94, और जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो दुरंड रेखा का निर्माण हुआ था वो लॉर्ड डाउन्स के शासनकाल में ही हुआ था। आगे दिया है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में, तो इसका जो शासनकाल है वो 1894 से 99 है, और भारत को तलवार के बल पर विजित किया था। भारत को तलवार के बल पर विजित किया था, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का।
इन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही कहा था। और लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में देखेंगे तो इसकी जो शासनकाल था ये 1899 से 1905 के बीच था। और 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्री की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया था। और वर्ष 1902 में सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। और इसी वर्ष सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। आगे देखिए 1904 में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। ये देखिए एग्जाम में पूछता है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो 1904 में की गई थी। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। वहीं लॉर्ड मिंटो जो 2 है उसके बारे में देखिए। लॉर्ड मिंटो जो 2 है तो इसकी जो शासनकाल था 1905 से 10 था। और इन्होंने 1919 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया था, जिसके समय में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई थी। यानी लॉर्ड मिंटो 2 के शासनकाल में 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया था। और मार्ले मिंटो जो सुधार था वो मुसलमानों के लिए अलग एक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था बनाई गई थी उसमें। आगे देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो इसके जो शासनकाल 1910 से 16 के बीच था। 1910 से 1916 के बीच था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल। और इसके शासनकाल में 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई थी। तो भारत की राजधानी दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली जो कब हुई थी? 1911 में हुई थी। उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और भारत वर्ष 1912 में दिल्ली की राजधानी बनाया गया था। और 1912 में दिल्ली की राजधानी बना दिया गया था। कभी कभी एग्जाम में 1911 ही ऑप्शन में रहता है, कभी 1912 रहता है, तो दोनों आप लोग देख लीजिएगा। वहीं देखिए आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में देखेंगे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल था वो 1916 से 21 था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था वो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। और इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो द्वैध शासन की भी स्थापना 1919 में ही की गई थी। किसके तहत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। और भारतीय विधानमंडल का बजट संबंधित अधिकार दिया गया था, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। वहीं लॉर्ड रीडिंग के बारे में देखेंगे। तो लॉर्ड रीडिंग का जो शासनकाल था वो 1921 से 26 था। और इन्होंने वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया था लॉर्ड रीडिंग ने। आगे देखिए दिया है लॉर्ड इरविन। तो इसका जो शासनकाल था 1926 से 31 था लॉर्ड इरविन का शासनकाल। और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। शारदा एक्ट, इसमें लड़कियों का जो विवाह का जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष और लड़का का जो आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई। और लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। वहीं देखिए आगे दिया है लॉर्ड विलिंगटन। इसका जो काल है वो 1931 से 36। और इसके समय में 1935 का जो भारतीय संविधान का जो अधिनियम है 1935, जिसके तहत वर्मा को भारत में अलग किया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वर्मा को भारत को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत अलग किया गया था वर्मा को भारत से अलग। वहीं लॉर्ड लिथिंगो के शासनकाल के बारे में देखेंगे तो 1936 से 44 है। और लॉर्ड लिथिंगो ने ही अगस्त प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 1940 में लॉर्ड लिथिंगो के शासनकाल में ही। और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो भारत का आगमन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और क्रिप्स मिशन
का भारत आगमन और 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ये तीनों हुआ था लॉर्ड लिथिंगो के शासनकाल में। आगे देखिए दिया है लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का जो योजना है वो मतलब इसका जो कार्यकाल है पहले देख लीजिए, 1944 से 47 है और ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार जो है उसका गठन कब हुआ था? 1946 में लॉर्ड वेवेल के समय में ही हुआ था और इस समय में शाही नौसैनिकों का विद्रोह हुआ था। शाही नौसैनिकों का विद्रोह भी हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन ये 1947 से 48 और लॉर्ड माउंटबेटन ये बहुत भी आई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ब्रिटिश भारत का जो अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था ये लॉर्ड माउंटबेटन था और इसके ही शासनकाल में भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ और भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। वहीं भारत पाकिस्तान का विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग है, इसका भी गठन इसी के समय में हुआ था लॉर्ड माउंटबेटन के समय में। तो चलिए आज इस हिस्ट्री टॉपिक का इतिहास का जितना भी क्वेश्चन था उसको मैंने समाप्त किया है और आगे का जो वीडियो आएगा वो भारत एवं विश्व का भूगोल होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा